ये मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा, राम कुमार बिहार जी की पुस्तक से, छत्तीसगढ़ इतिहास। उत्पादन, आयात, निर्यात, खरीदी, बिक्री के आधार पर किसी अंचल की आर्थिक दशा का ज्ञान होता है। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। मराठों के पश्चात इस अंचल पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से आर्थिक दशा को खराब बताया है। सन 1818 से पूर्व छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, धरती हमारा धान का कटोरा है। हमारे खेतों की कृषि उपज लहलहाते खेतों को देख अंग्रेज यात्री फॉरेस्टर, जो इस क्षेत्र से 1790 में गुजरा था, इस क्षेत्र को देख कंगाल का वर्तमान कहकर पुकारा था। 1995 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने इसकी उपज को देखकर लिखा है कि यहाँ लगभग 1 लाख बैलगाड़ियों में भरकर अनाज बाहर भेजा जाता था। बरार के राजा का यह अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। धान के अलावा कपास, दालें, तिलहन भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। कपास इतनी मात्रा में होती थी कि राजनांदगांव में सूती कपड़े का मिल स्थापित करना पड़ा। गन्ना के मामले में गांव-गांव सक्रिय थे। बरछा नामक कृषि भूमि में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। कपास बाहर भेजा जाता था। अंग्रेज यात्री कोलब्रुक 1999 में फरवरी माह में जब इस इलाके से गुजरा तो 2 बार उन्हें गाड़ियों का काफिला मिला जो इस अंचल के कपास को कटक बेचने जा रहे थे। रिचर्ड टेम्पल 1862 में लिखा, छत्तीसगढ़ का पठार पूरे प्रदेश में सर्वोत्तम है। पठारों और जंगलों की निकटता के कारण वर्षा नियमित होती है। फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। जमीन इतनी अच्छी और गीली रहती है कि गन्ना बिना किसी सिंचाई से होता है। धान के अलावा गेहूं की फसल भी होती है। कृषि योग्य जमीन इस पठार में 20,000 वर्ग मील से कम नहीं है। यह मैदानी इलाका प्रकृति की कृपा से युक्त है। इस अंचल में खनिज संपदा का भंडार रहा है। खनिज तेल को छोड़कर सभी प्रमुख खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सोनाखान मात्र स्थान का नाम नहीं है, वरन सच में सोने की खान है। पिंबाजी भोसले के काल में 5 से 6 लाख रुपए वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। इससे भी अंचल की आर्थिक दशा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पर पिंबाजी के पश्चात अव्यवस्था और लूट का राज आ गया। पिंबाजी छत्तीसगढ़ के हित में होने वाली नीतियों व कार्यों का अनुसरण करते थे। छत्तीसगढ़ में आते ही उन्होंने अपने आप को लोकप्रिय बना लिया। 1995 में कैप्टन ब्लंट ने इस अंचल के बारे में लिखा है, ग्रामों की संख्या अधिक है पर दरिद्रता छाई है और प्रदेश में कृषि जानवरों और छोटी नस्ल के टट्टुओं का बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अधिक नहीं है, न ही शासन का रवैया उनके विकास के लिए प्रयत्न करता है। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, व्यापारियों की संपत्ति व व्यक्तित्व पर असुरक्षा छाई रहती थी। स्थानीय जमींदार को जो भी व्यापारी उनके क्षेत्र से गुजरते थे टैक्स वसूल करने के अधिकार दिए गए थे। वह अत्यंत हतोत्साहित करने वाले होते थे। फलस्वरूप पर क्षेत्रीय व्यापार तो अदृश्य ही थे। घोड़े, हाथी, ऊंट व साल के व्यापारी कुछ संख्या में नजर आते थे। बंजारे व्यापार करते थे। सड़कों के निर्माण, विकास व व्यापार को कम प्रोत्साहन मराठों के द्वारा दिया जाता था। डॉक्टर मिश्रा ने तत्कालीन छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाले अंग्रेज यात्रियों के वृत्तांतों के आधार पर लिखा है, सारांश यह निकलता है, यद्यपि जमीन उपजाऊ थी, उत्पादन जबरदस्त था, पर शासन की नीतियों और सुविधाओं की व्यवस्था के अंतर्गत ना ही व्यापार और वह विकास, समृद्धि और विकास के मार्ग पर थे। ना ही व्यापार और किसान समृद्धि और विकास के मार्ग पर थे। 1787 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद तेल पेरने व बेचने का व्यवसाय था। फिर केवट मल्लाह असंख्य नदियों पर नाव चलाते थे। कृषि उत्पादन उपयोग से अधिक था, इसलिए बाहर भेजने के लिए पर्याप्त रहता था। जंगली पैदावार भी अधिक था। बुनकर सूती, कोसा, ऊन के कपड़े बनाते थे।
व्यापार का संतुलन छत्तीसगढ़ के पक्ष में था, निर्यात अधिक होता था। जेनकिंस की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा 13 लाख मन थी। चावल 3 लाख मन, गेहूं, दाल व अन्य चीजें 5 लाख मन थी। 13 लाख मन, 13 लाख मन थी। चावल, गेहूं व दालें 5 लाख मन थी। कपास की औसत वार्षिक उत्पादन 10,000 मन थी। लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। 10,000 मन थी, लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। 1 रुपये 16 दोगुनी, 1 रुपया बराबर 16 दोगुनी बराबर 3680 कौड़ी होता था। 1 रुपया बराबर 16 दोगानी बराबर 3680 कौड़ी होता था। धीरे धीरे कौड़ियों का स्थान नागपुरी सिक्कों ने लिया। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ का आर्थिक शोषण अधिक हुआ। इस शोषण के चलते सारंगढ़ रियासत के राजाओं ने मराठा के स्थान पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वेच्छा से स्वीकार किया। अंचल में किसानों की कमजोर स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। जीने के लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लिया जाता था, उसे बाड़ी कहा जाता था। साहूकारों से ऋण लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? बाड़ी कहा जाता था। 1.5 गुना लौटाना होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे किसान साहूकार के चंगुल में फंसते जाते थे। मजदूरी की दर 6 से 10 पैसे के बीच होती थी। प्रति माह 3 रुपये दिए जाते थे। छत्तीसगढ़ अंचल के साहित्यकारों ने अंचल की जो विशेषता बताई है, उनके अनुसार यह अंचल छत्तीसगढ़ों का नहीं 36 जातियों का भी आवास स्थल रहा है। नेल्सन ने रायपुर जिले का जो इतिहास व गजेटियर लिखा है, उसमें इस क्षेत्र में निवास करने वालों को आर्य, निषाद, द्रविड़ इन तीनों वर्गों में बांटा गया है। आदिवासी समाज के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते थे। यहाँ की सभ्यता को मिली जुली सभ्यता कहा जा सकता है। प्रकृति के निकट रहने के कारण प्रकृति के उपासक हैं। स्वभाव से सरल, उदार, कृतज्ञ और सहिष्णु के कारण इन्हें यहाँ के लोगों में अंधाधुन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जो बात इन्हें अच्छी लगती है उसे बिना किसी नानुचुक के स्वीकार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान उपजाऊ भाग है, अतः निवास करने वाले लोगों को अन्न की कमी कभी नहीं होती। आवश्यकता सीमित होने के कारण, संघर्ष की स्थिति न होने के कारण आम छत्तीसगढ़िए शांत व जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुयायी करते हैं। शिक्षा की कमी व मराठा शासकों की उपेक्षा के कारण यहाँ का सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार अवरुद्ध रहा है। पिछड़े क्षेत्र के रूप में इसकी गणना होती थी। भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित होने के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों में हलचल और परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम थी। संघर्ष की प्रवृत्ति की कमी के कारण यहाँ के लोगों में साहस का कुछ उमान भी स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति प्राकृतिक सैनिक है। एक अन्य अंग्रेज जिसोम ने यहाँ के लोगों के संतोषी स्वभाव के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को अधिक की चाह नहीं सताती। यह संतोष यहाँ तक है कि इनके पास यदि एक दिन का भोजन भी रहता है तो वे आने वाले कल की चिंता नहीं करते। रिचर्ड टेम्पल ने भी यहाँ के निवासियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ की जनता का सामान्य व्यवहार शांत और धैर्यपूर्ण व्यतीत होता है। यहाँ तक कि जो वर्ग जंगली और हिंसक थे वे भी आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं थे। इस अंचल में निवास करने वाले आदिवासियों की प्रशंसा करते पंडित सुखलाल पांडे ने लिखा है, ये मूल निवासी भी बसे गोड़ कवर बिंझवार हैं, है बूढ़े देव प्रभृति के धीर निरीह उद्धार हैं। भारतीय सनातनी वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा निषाद नामक 5वें वर्ण के लोग भी छत्तीसगढ़ में निवास करते थे। वर्ण की गहरता के स्थान पर समरसता, सामंजस्य था। धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, जितेंद्रिय, परोपकारी स्वभाव वाले
संतोषी प्रवृत्ति के ग्राम उद्देशक शांत तपस्वी ब्राह्मण यहाँ निवास करते थे। अध्ययन, अध्यापन, भजन, भाजन, दान, प्रतिग्रह जो प्रवृत्ति ब्राह्मणों की बताई गई है, इस अंचल के ब्राह्मण, उसमें 16 में सरयू पारणी ब्राह्मण यहाँ आकर बसे। कन्या कुब्ज व मैथिली ब्राह्मण भी यहाँ राजाश्रय पाकर पनपे। उत्कल ब्राह्मण भी यहाँ आकर बसे। मंत्री पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख यदि ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। दूसरी जाति के होने पर ठाकुर का पदनाम दिया जाता था। अगर वो ब्राह्मण है, मंत्री पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख यदि ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। दूसरी जाति का होने पर उसे ठाकुर कहा जाता था। ब्राह्मण शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी माहिर थे। गणपति होना इसका प्रमाण है। राजाओं को प्रशस्ति लिखने वाले कवि गुण में भी ब्राह्मण ही थे। एग्न्यू ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की खालसा आबादी में 3% ब्राह्मण होना दर्शाया है। क्षत्रियों की भी बड़ी संख्या यहाँ निवास करती थी। ये समाज में आदर के पात्र थे। इनमें आपस में विवाह संबंध होते थे। तेज, बल, धैर्य, साहस, गौ ब्राह्मण, पालक, दानी, क्षत्रिय इस अंचल में निवास करते थे। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में मराठी ब्राह्मण व मराठे क्षत्रिय बड़ी संख्या में यहाँ कर बसे थे। वाणिज्य व्यापार के लिए वैश्य समाज चर्चित रहा। धन संपन्न होने के अलावा यह वर्ग ब्राह्मणों के प्रति आदर व श्रद्धा का भाव रखता था। कुछ वैश्य शस्त्र व शास्त्र विद्या में भी माहिर थे। पंडित सुखलाल पांडे ने लिखा है, अति अल्प व्यय दाता बड़े चतुर लोकपालन निर्तत, नीच जाति भक्त पुण्यात्मा वर वैश्य यहाँ बसते सतत। विभिन्न प्रकार के उद्योगों, कर सेवा कार्य करने वाले लोगों की भी पर्याप्त संख्या थी। एग्न्यू ने 1818 ईस्वी में लगभग यहाँ से जो आंकड़े इकट्ठा करवाए थे उसके अनुसार 594 सोनार, 964 लोहार, 328 बढ़ई, माली 2236, तेली 9519, कलार 1600, मछुआरे 1416, नाविक 3644, जुलाहे 1157, चरवाहे 9941, नाई 1375, कुम्हार 605 थे। समाज में स्त्रियों का स्थान। किसी भी सभ्यता का एक मापदंड वहाँ स्त्रियों की दशा भी होती है। छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। राज परिवार की अनेक महिलाओं को उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। बस्तर में मासक देवी का उल्लेख मिलता है। राजमाता बासरा ने सिरपुर का मंदिर बनाया था। बस्तर के मासक देवी का उल्लेख मिलता है। राजमाता बासरा देवी ने सिरपुर का मंदिर बनाया था। सोमेश्वर प्रथम के साथ उनकी रानियां कैद की गई थी। ये सब वृत्तांत पुष्टि करते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कलचुरी व मराठा काल में भी यही स्थिति बनी रही। रतनपुर के रानियों ने श्वेत पताका पहनकर रतनपुर के किले का द्वार खोल दिया। संधि समझौते तक अधिकार स्त्रियों को था, यह पुष्ट होता है, इसकी पुष्टि होती है। अंचल में सती प्रथा का प्रचलन था। भीमाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता में उसकी रानी भी सती हुई थी। अंचल में अनेक सती चौराहे की उपस्थिति है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक साज श्रृंगार प्रिय थीं। मूंगा माला, मेहंदी, चांदी के गहनों से साधारण आर्थिक स्तर की महिलाएं भी सुशोभित रहती थीं। छत्तीसगढ़ की नारी अपने सौंदर्य के कारण चर्चित थी। पुरुषों की तुलना में नारियों में साहस, बल, चतुराई गृह कार्य की दक्षता, हस्त कौशल की कमी नहीं थी। चतुर्थ वर्ण की स्त्रियां खेत खलिहान में पिता के साथ सभी श्रम कार्य करती थीं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी नारी हाथ बटाती थी। वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग, बढ़ईगिरी, चरवाही सभी क्षेत्र इसमें आते थे। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, छत्तीसगढ़ की क्रांतिकारी व सर्वमान्य सामाजिक व्यवस्था थी। गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल आदि
आदि वह व्यवस्था है जो अब तक जीवित है। जाति प्रथा की दीवारों, बाधाओं, संकीर्णताओं, उच्च नीच जैसी कुप्रथाओं को ढहा देती है। वह प्रथा थी जिसमें हमेशा दो विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी प्रगाढ़ मित्रता को इस पवित्र स्नेहिल बंधन में बांध दो परिवारों को रिश्तेदारी में बदल देते थे। गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल जैसे संबोधन से दो विभिन्न जातियों के परिवारों को अटूट रिश्ते में बदल देते थे। इसका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता रहा। एक दूसरे का नाम ना लेकर उक्त पवित्र गंगा जल, महाप्रसाद इत्यादि संबोधनों से ही पुकारते हैं। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दशा। संस्कृति मनुष्य के सूक्ष्म व आंतरिक पहलुओं जैसे उनके धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक विचारों, चरित्र, चिंतन, क्रियाकलापों से संबंध रखती है। संस्कारों के समुच्चय का नाम संस्कृति है। छत्तीसगढ़ चूँकि आर्य व अनार्य सभ्यता के मध्य में स्थित है, इसलिए दोनों सभ्यताओं का प्रभाव इस पर पड़ा है। सद्भावना, समरसता, सामंजस्य से ओतप्रोत अंचल है। कलचुरी काम में यह शैव, वैष्णव, शाक्त परंपरा थी। कलचुरी काल में यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त परंपरा थी। जैन व बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी थे। सांस्कृतिक परंपराएं मराठों के काल में भी थी। कलचुरी काल में यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त परंपरा थी। जैन बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी थे। सांस्कृतिक परंपराएं मराठों के काल में भी रहीं। बिंबाजी धार्मिक प्रवृत्ति के उदार व दयावान शासक थे। उनकी धार्मिक संभावना का प्रतीक, उनकी धार्मिक सद्भावना का प्रतीक उनके द्वारा रतनपुर में पहाड़ी पर निर्मित राम मंदिर है। बिंबाजी भोसला द्वारा क्या निर्मित किया गया? रतनपुर की पहाड़ी पर राम मंदिर, जिसे राम टेकरी के नाम दिया गया। शायद यह नागपुर के रामटेक में स्थित रेकड़ी के स्मृति में के स्वरूप स्थानापन्न हो। साहित्य सृजन की जो धारा कलचुरी युग में थी वह सतत रही। शिमगा के कवि खांडेराव की कृतियों में समकालीन समाज की दशा का वर्णन है। शिमगा के कवि खांडेराव की कृति में समकालीन समाज की दशा का वर्णन है। बाबू रेवाराम के तवारी के हैहवंशी राजाओं को खिलकर हैहवंशीय शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी है। साहित्यिक कृति के साथ यह एक इतिहास ग्रंथ भी है। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से मराठा कालीन छत्तीसगढ़ अपनी पृथक पहचान बनाए हुए था। सामाजिक समरसता का यह प्रतीक था। आर्थिक दशा प्रारंभ से ठीक थी, मगर सूबा शासन में शोषण बढ़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के मराठा शासकों की हार्दिक इच्छा नागपुर के भोसला शासकों की तरह शासन व समाज का मराठीकरण करने की थी। मराठा सैनिक जो लूटपाट कर धन जमा कर शासन को देते थे, उन्हें सनद देकर सम्मानित किया जाता था। गांव के गांव मराठा अधिकारियों को सौंपे गए। हैहवंश द्वारा जो गोटियां नियुक्त किए गए थे वे पदच्युत किए गए। जमीन जायदाद पर बलपूर्वक कब्जा किया गया। धमतरी क्षेत्र में यह दृश्य सामान्य था। लगभग 200 पुराने गौटिया बलपूर्वक बेदखल कर दिए गए। मराठी सैनिक व महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को गौटिया बढ़े। शासन का मराठा काल पूरी तरह से नहीं हो पाया, मगर कुछ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासकों की हार्दिक इच्छा नागपुर के भोसला शासकों की तरह शासक व समाज का मराठीकरण करने की थी। मराठा सैनिक जो लूटपाट कर धन जमा कर शासन को देते थे, उन्हें सनद देकर सम्मानित किया जाता था। गांव के गांव मराठा अधिकारियों को सौंपे गए। हैहवंश द्वारा जो गौटिया नियुक्त किए गए थे वे पदच्युत किए गए। जमीन जायदाद बलपूर्वक कब्जा कर दिया गया। धमतरी क्षेत्र में यह दृश्य सामान्य था। लगभग 200 पुराने गौटिया बलपूर्वक बेदखल किए गए। मराठे सैनिक या महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को गौटिया बढ़े। शासन का मराठा काल पूरी तरह से नहीं हो पाया, मगर कुछ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा।
ये हुआ मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा। इस पर एक बार और देख लेते हैं। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा, तो इसमें आर्थिक दशा का वर्णन है। मराठाकालीन जो शासन था उस पर उत्पादन, आयात, निर्यात एवं खरीदी बिक्री के आधार पर किसी अंचल की आर्थिक दशा के ज्ञान होते हैं। किसी अंचल की आर्थिक दशा का ज्ञान उसके उत्पादन, आयात, निर्यात के आधार पर ज्ञात होता है। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। मराठों के पश्चात इस अंचल पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से आर्थिक दशा को खराब बताया है। 1818 के पूर्व छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी कहा जा सकता है। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, धरती हमारे धान का कटोरा है। हमारे खेतों की कृषि उपज व लहलहाते खेतों को देखकर अंग्रेज यात्री फॉरेस्टर जो क्षेत्र में 1790 फॉरेस्टर जो था क्षेत्र में 1790 में गुजरा था, उसने इस क्षेत्र को देखकर कंगाल का वरदान कहकर पुकारा। कंगाल का वरदान किसने कहा है? फॉरेस्टर ने। 1795 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट कब आया? 1790 में आया फॉरेस्टर, 1795 में आया कैप्टन ब्लंट। इसके ऊपर देखकर कहा यहाँ से लगभग 1 लाख बैलगाड़ियों में अनाज भरकर बाहर भेजा जाता था। बरार के राजा के यह अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। धान के अलावा कपास, दालें, तिलहन बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। कपास इतनी मात्रा में होती थी कि राजनांदगांव में सूती कपड़े का मिल स्थापित करना पड़ा। गन्ना के मामले में गांव सक्रिय थे। बरछा नामक कृषि भूमि में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। कपास बाहर भेजा जाता था। अंग्रेज यात्री कोलबुक जो कब आया? 1799 में कोलबुक आया। 1790 में आया फॉरेस्टर, 1795 आया कैप्टन ब्लंट, 1799 में आया कोलबुक और 1862 में रिचर्ड टेम्पल ने लिखा 20,000 वर्ग मील से कम नहीं है। भीमाजी भोसले का काल 5 से 6 लाख रुपए यहाँ से टफोली जाती थी, तो इसके आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। 1795 में कैप्टन ब्लंट ने इस अंचल के बारे में लिखा, ग्रामों की संख्या अधिक है पर दरिद्रता छाई हुई है और प्रदेश में कृषि और जानवरों की छोटी नस्ल के टटुओं का बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अधिक नहीं है, न ही शासन का रवैया उनके विकास के प्रति प्रयत्न कर रहा है। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने व्यापारियों की संपत्ति व व्यक्तित्व पर असुरक्षा छाई रहती है। स्थानीय जमींदार को जो भी व्यापारी उनके क्षेत्र से गुजरते हैं टैक्स वसूल करने के अधिकार दिए गए थे। वह अत्यंत हतोत्साहित करने वाले थे। फलस्वरूप पर क्षेत्रीय व्यापारी तो अदृश्य ही थे। घोड़े, हाथी, ऊंट व साल के व्यापारी कुछ संख्या में नजर आते थे। बंजारे व्यापार करते थे। सड़कों के निर्माण, विकास व व्यापार को कम प्रोत्साहन मराठों के द्वारा दिया गया था। 1787 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चला। कब से कब? 1787 से 1818 तक सूबा शासन चला। कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद तेल पेरने वाले का व्यवसाय था। फिर केवट, फिर मल्लाह असंख्य नदियों पर नाव चलाते थे। कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक कृषि उपयोग में अधिक से अधिक था, इसलिए बाहर भेजने के लिए पर्याप्त रहता था। जंगली पैदावार भी होती थी। बुनकर, सूतरी, कोसा उनके कपड़े बनाते थे। व्यापार का संतुलन छत्तीसगढ़ के पक्ष में था। निर्यात अधिक होता था। जेनकिंस की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा 13 लाख मन थी। चावल 3 लाख मन, गेहूं व दाल व अन्य चीज़ें 5 लाख मन थीं। कपास की औसत वार्षिक उत्पादन 10,000 मन थी। लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। 1 रुपये 16 दोगानी बराबर 3680 कौड़ियाँ होता था। धीरे धीरे कौड़ियों का स्थान नागपुरी सिक्कों ने ले लिया। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ का आर्थिक शोषण अधिक हुआ। इसके चलते सारंगढ़, रायगढ़ रियासत के राजाओं ने मराठों के स्थान पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वेच्छा से स्वीकारा। मजदूरी की दर 6 से 10 पैसे के बीच रोजी थी और साहूकारों से ऋण लिया जाता था, जिसे बाढ़ी कहा जाता था।
प्रति माह 3 रुपये दिए जाते थे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक दशा। छत्तीसगढ़ अंचलों में साहित्यकारों ने अंचल की जो विशेषता बताई है, उनके अनुसार अंचल में छत्तीसगढ़ों का नहीं 36 जातियों का भी आवास स्थल था। नेल्सन ने रायपुर का जो गजेटियर, नेल्सन ने क्या लिखा है, रायपुर का गजेटियर लिखा है, उसमें इस क्षेत्र में निवास करने वाले आर्य, निषाद, द्रविड़ इन तीनों वर्गों में बांटा है। आदिवासी समाज के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते थे। यहाँ की सभ्यता को मिली जुली सभ्यता कहा जा सकता है। प्रकृति के निकट रहने के कारण प्रकृति के उपासक हैं। स्वभाव से सरल, उदार, कृतज्ञ और सहिष्णु होने के कारण यहाँ के लोगों में अंधाधुन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जो बातें इन्हें अच्छी लगती है वे बिना किसी नानीपुर के स्वीकार कर लेते हैं। मंत्री पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख यदि ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। दूसरी जाति के होने पर उसे ठाकुर कहा जाता था। एगेन्यू ने 1818 में लगभग यहाँ जो आंकड़े इकट्ठा करवाए थे उसमें 594 सोनार, 964 लोहार, 328 बढ़ाई, माली 2236, तेली 9519, कलार 1600, मछुआरे 1416, नाविक जो थे 3644, जुलाहे जो थे 1157, चरवाहे जो थे 9941, नाई जो थे 1175 और 1375 और मल्हार जो थे 605 थे। समाज में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण था। बस्तर की मासक देवी का उल्लेख मिलता है। राजमाता बासरा ने सिरपुर का मंदिर बनवाया था। सोमेश्वर प्रथम के साथ उनकी रानियां भी कैद की गई थीं। ये वृत्तांत पुष्टि करते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कलचुरी काल व मराठा काल में भी यही स्थिति बनी रही। रतनपुर की रानियों ने श्वेत पताका फहराकर रतनपुर के किले का द्वार खोल दिया। संधि समझौते तक का अधिकार स्त्रियों को था। भीमाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता में उनकी रानी भी सती हुई। कलचुरी काम में यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त परंपरा थी। जैन व बौद्ध धर्म मानने वाले भी लोग थे। सांस्कृतिक परंपराएं मराठों के काल में भी थी रहीं। भीमाजी धार्मिक प्रवृत्ति के उदार दयावान प्रशासक थे। उनकी धार्मिक भावना का प्रतीक उनके प्रति रतनपुर में पहाड़ पर निर्मित राम मंदिर, जिसे राम टेकरी का नाम दिया गया, शायद यह राम टेकन स्थित रेकड़ी के स्मृति में के स्वरूप स्थानापन्न हो। सिमगा के कवि खांडेराव की कृतियों में समकालीन समाज की दशा का वर्णन है। तारीखे ए है वंशी, जिसे किसने लिखा, बाबू रेवाराम ने। राजाओं को लिखकर खुलकर शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी है। साहित्यिक कृति के साथ यह ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मराठा शासकों की हार्दिक इच्छा नागपुर के भोसला शासकों की तरह शासक व मराठी समाज का मराठीकरण करने की थी। मराठा सैनिक जो लूटपाट कर धन जमा कर शासन को देते थे, उन्हें सनद देकर सम्मानित किया जाता था। गांव के गांव मराठा अधिकारियों को सौंपे गए। है वंश द्वारा जो गौटिया नियुक्त किए गए थे वे पदच्युत किए गए। जमीन जायदाद पर बलपूर्वक कब्जा किया गया। धमतरी क्षेत्र में यह दृश्य समान था। लगभग 200 पुराने गौटिया बलपूर्वक बेदखल किए गए। मराठे सैनिक व महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को गौटिया बढ़े। शासन का मराठा काल पूरी तरह से नहीं हो पाया, मगर कुछ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ में मराठा काल में आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि में दशा। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में आर्थिक दशा।